आज हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इंजाइम्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। स्पोर्ट जो है वो पर्टिकुलर पाथवे जिसमें आप लोग जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हो। वी ऑल नो कि ग्लूकोज जब भी आप सेल के अंदर इनटेक करते हो तो ये सीरीज ऑफ डिफरेंट पाथवेज के थ्रू, जिसमें पहला पाथवे आपके पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस का है, जिसमें साइटोसोल में 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। देन ये पायरोवेट आपका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर टीसीए साइकिल में जो है वो यूज होता है। और फाइनली टीसीए साइकिल से जो इंटरमीडिएट्स आपके पास बनते हैं, रिड्यूस इंटरमीडिएट्स को, यहाँ पे टीसीए साइकिल में आपके पास जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर एंटर होता है तो इस एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास यहाँ पे NADH एंड FADH2 बनते हैं। फाइनली दीज आर दी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और वहां से क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी आपकी बॉडी में, मैं सिर्फ एक रिएक्शन की बात कर रही हूँ, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी, तो इसमें आपको जो है वो 10 एंजाइम्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसी तरह से 8 एंजाइम्स, 9th एंजाइम आपका यहाँ पे है जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। 8 एंजाइम आपके टीसीए साइकिल में वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास 5 एंजाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट है। तो एक आप लोग जो है वो छोटी सी एग्जांपल को कंसीडर करें कि अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ज्यादा क्वांटिटी का इंटेक किया है और उससे आपके पास जो है वो एटीपी बनना शुरू हो गया, एटीपी ने सेल की जितनी एनर्जी नीड्स थी उनको फुलफिल कर दिया। अब एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के बाद आपके इन एंजाइम्स की एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। इन एंजाइम्स को अपना फंक्शन जो है वो कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोमेंट जब आपका ग्लूकोज कंज्यूम नहीं बल्कि सेव होना है। इस ग्लूकोज में किस में कन्वर्ट होना है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है। तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस जो कि एंजाइम कैटालाइज हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट पाथवेज जो है वो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। ठीक है, लाइक फ्यूल ऑक्सीडेशन की बेस पे, फ्यूल की अवेलेबिलिटी की बेस पे आपके जो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने वाले पाथवे हैं वो शट डाउन हो जाएंगे, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाले पाथवेज जो हैं, जो एनर्जी को स्टोर करने वाले पाथवेज हैं, वो क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि एंजाइम्स को कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द टाइम जब तुमने अपना केमिकल रिएक्शन शो करना है, एंड दिस इज द कंडीशन जब तुम्हारे केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर्स, बिकॉज ये एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इनको हम मॉड्यूलेटर्स या फिर इफेक्टर्स कहते हैं, मॉड्यूलेटर्स और इफेक्टर मॉलिक्यूल। इसमें आपके पास एटीपी भी आ जाता है। लाइक जब एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट एंजाइम्स को जाके ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो एटीपी इज अ मॉड्यूलेटर बिकॉज ये एंजाइम्स को बता रहा है कि इस टाइम बहुत सारी एनर्जी है, तो मजीद ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, ग्लाइकोजन में। और आपके पास ये मॉड्यूलेटर हार्मोन्स भी हो सकते हैं, जिसमें आप इंसुलिन की एग्जांपल लेते हो कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, तो उस केस में हार्मोन इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज की कैटाबॉलिक पाथवेज को शट डाउन करेगा और ग्लूकोज के लिए जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन वाले पाथवेज हैं उनको क्या करेगा, ऑन कर देगा। इज इट क्लियर? यस मैम। तो यस मैम। इस चीज को इमेजिन कीजिए एक बार कि अगर किसी वजह से आपकी इन पाथवेज के दरमियान जो क्रॉस टॉक है, यानी इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है या इनकी जो रिस्पॉन्डिंग है एंजाइम्स की इन मॉड्यूलेटर्स की तरफ, अगर वो ब्लॉक हो गई, यानी एंजाइम्स ने एटीपी को सेंस करना छोड़ दिया या एंजाइम्स के ऊपर इन मॉड्यूलेटर्स का इफेक्ट खत्म हो गया, तो आपके केमिकल रिएक्शन कितने जो है वो वर्स्ट कंडीशन में चले जाएंगे, यानी इनको कंट्रोल करने वाली कोई चीज जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप उनके रिएक्शंस को रेगुलेट नहीं करते हो तो वो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इवन डेडली कंडीशंस कॉज कर सकता है। ठीक है, वो वेस्ट करेगा आपके फ्यूल मॉलिक्यूल को, जो आप उसको कंजर्व करना चाह रहे थे, उसको सेव करना चाह रहे थे, उसको वो वेस्ट करना शुरू कर देगा।
तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा क्रूशियल है किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इकोनॉमिकल यही है कि जब किसी एंजाइम के रिएक्शन की जरूरत है उस टाइम वो रिएक्ट करे, और जैसे ही आपको एंजाइम के उस पर्टिकुलर रिएक्शन की जरूरत नहीं है तो आप एंजाइम उस टाइम पे अपना रिएक्शन क्या कर ले, स्टॉप कर ले। तो एंजाइम को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है, इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा सा आंसर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब रेगुलेट करने के लिए, एंजाइमेटिक रेगुलेशन के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी। ओके, so let's discuss the very first mechanism जिसके थ्रू हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपके पास एंजाइम के पास एक एडिशनल पॉकेट प्रेजेंट होती है, एक एडिशनल साइट प्रेजेंट होती है। लाइक वी ऑल नो कि आपके पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम के पास एक ऐसी साइट प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करती है और आपके पास जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फाइनली कैटालिसिस के बाद आपका ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये फ्री एंजाइम को रिलीज कर देगा, और आपके पास फ्री एंजाइम के साथ क्या चीज रिलीज होती है, प्रोडक्ट रिलीज होती है। एंजाइम अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लस आपके पास सपोज यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो ये एक जनरल सा मैकेनिज्म है जिसमें आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट अप्रोच करने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स को हम एलोस्टेरिक या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं जिनमें सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट के अलावा एंजाइम में एक एडिशनल साइट भी प्रेजेंट होती है। लाइक आपके पास यहाँ पे एक एंजाइम है और ये इसमें वो साइट है जिसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है, ये सबस्ट्रेट के कम्प्लीमेंट्री है सपोज। बट इस एंजाइम में आप एक और साइट भी ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस साइट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिमिलरली ये भी एक एंजाइम है जिसमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पे भी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा आप एक एडिशनल साइट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एंजाइम की ये जो साइट जो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा इसमें प्रेजेंट है, इस साइट को क्या कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट। तो ये आपके पास एक एलोस्टेरिक साइट है और यहाँ पे आपके पास एक एलोस्टेरिक साइट है, इसको आप एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट भी कह सकते हो। तो ऐसे एंजाइम जिनमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा या एक्टिव साइट के अलावा एक और बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करती बल्कि किसी मॉड्यूलेटर को बाइंड करती है। ये बाइंडिंग साइट किसके लिए स्पेसिफिक है, किसी मॉड्यूलेटर, किसी इफेक्टर के लिए ये स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जिनमें सिंपल एक जो है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उनको आप एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स नहीं कहते, बल्कि आपके स्पेसिफिकली वो एंजाइम्स जिनमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा कोई एडिशनल साइट प्रेजेंट होती है, इन एंजाइम्स को आप एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास सपोज यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये प्रीवियसली सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बाइंड करता है। ये सपोज आपके पास सबस्ट्रेट है और ये इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एंजाइम एंड प्रोडक्ट को बनाता है। बट समटाइम्स अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी की जरूरत नहीं है तो आपके पास एक मॉड्यूलेटर आएगा, एक इफेक्टर आएगा। सपोज ये कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि एंजाइम को आके ये मैसेज देने लगा है कि इस टाइम पे तुम्हारे केमिकल रिएक्शन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एंजाइम की इस साइट के साथ आके बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट पे जाके आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड किया, और इस इफेक्टर बाइंडिंग के बाद आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ गए। लाइक उसकी जो एक्टिव साइट है या जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उसकी शेप चेंज हो गई। पहले कोई और शेप यहाँ पे प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही इफेक्टर बाइंड किया, इफेक्टर की बाइंडिंग के फौरन बाद आपने ऑब्जर्व किया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई, और शेप चेंज होने के बाद उसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा इफेक्टर जो कि एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करने के बाद उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को रिड्यूस कर देता है, उस इफेक्टर को आप नेगेटिव इफेक्टर या इनहिबिटर कहते हैं। नेगेटिव इफेक्टर या फिर इनहिबिटर, ये ऐसा इफेक्टर मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन रोकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो है वो नहीं बनने देगा, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एंड रिजल्ट विल बी नो प्रोडक्ट।
ये एक स्ट्रेटेजी है। इस मैकेनिज्म को आप इनहिबिशन ऑफ एंजाइम या रिप्रेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। इनहिबिशन या फिर रिप्रेशन, यानी आपका एंजाइम प्रीवियसली सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा था, जब तक इनहिबिटर नहीं था एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर मॉलिक्यूल आया, इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट की शेप को इस तरह से चेंज किया कि अब एंजाइम की शेप को इस तरह से चेंज किया कि आपका जो एंजाइम है वो अब सबस्ट्रेट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो है वो फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं। सेकेंड स्ट्रेटेजी आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका एंजाइम भी अवेलेबल है और सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है, बट आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर रहा। सपोज यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट को अगर इस तरह इस शेप में ड्रॉ करती हूँ कि आपके एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के लिए कंपैटिबल नहीं है। एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अवेलेबल है लेकिन कैटालिसिस नहीं हो रही, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन रहा और प्रोडक्ट भी नहीं बन रही। एंड एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप है वो इतनी ज्यादा आइडियल नहीं है। आप किसी चीज को अगर यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो कंपैटिबल नहीं, तो होगा क्या आप कि इस एंजाइम के पास एक मैसेज आएगा, अगेन एक मॉड्यूलेटर आके यहाँ पे बताएगा कि दिस टाइम सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, तो आपको केमिकल रिएक्शन की जरूरत है, तो एंजाइम को सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहिए और प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो होगा क्या कि आपके इस एंजाइम की इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ये मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा मॉड्यूलेटर, और जैसे ही ये मॉड्यूलेटर आके बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ही ये मॉड्यूलेटर आके बाइंड करेगा, ये एंजाइम के अंदर दोबारा से क्या चीज लेके आएगा, कंफर्मेशनल चेंज। और दिस टाइम जो कंफर्मेशनल चेंज आया है, उस कंफर्मेशनल चेंज ने एंजाइम की जो शेप है उसको सबस्ट्रेट के लिए क्या बना दिया, कंपैटिबल बना दिया। तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा मॉड्यूलेटर या ऐसा इफेक्टर जो कि एंजाइम को प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसका एंजाइम के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, उस मॉड्यूलेटर को आप पॉजिटिव इफेक्टर या एक्टिवेटर कहते हैं। पॉजिटिव इफेक्टर या फिर एक्टिवेटर। और ये जो मैकेनिज्म आपके पास है, इस मैकेनिज्म को आप एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम को, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, मॉड्यूलेटर नेगेटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि किस टाइम पे आपका किस किस्म का केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है। आपके मॉड्यूलेटर जो है वो किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो जो मेन चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसको कभी नहीं भूलिएगा कि हमेशा ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किस वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन कम या ज्यादा करते हैं, बिकॉज ऑफ कंफर्मेशनल चेंज। यहाँ पे जो मेन रीजन है वो कंफर्मेशन के चेंज होने की रीजन है, ठीक है। और कंफर्मेशनल चेंजेस मैंने शायद पहले भी बताया था, ये शेप के चेंज होने को कहते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड्स को ब्रेक किए बगैर अपनी शेप को चेंज करता है तो उसको हम कंफर्मेशन कहते हैं, कंफर्मेशनल चेंज कहते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, प्रीवियस बॉन्ड की ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद शेप चेंज हो, तो उसको आप कॉन्फिगरेशन कहते हो। वो कंफर्मेशन नहीं होती, वो कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में देख लो कि आपके पास एलोस्टैटिक रेगुलेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें एंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है, एंड दिस साइट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, बल्कि ये एंजाइम के रेगुलेशन के लिए। इस साइट का और कोई रोल नहीं है। इस साइट का जो सोल पर्पज है वो सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करना है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो आप कह सकते हो कि दिस एलोस्टेरिक साइट इज इंटेंशनली डिजाइन फॉर दी रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम, इसका और कोई पर्पज नहीं, ठीक है। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल इस साइट को अप्रोच करते हैं, बाइंड करते हैं, और बाइंडिंग के बाद हमेशा क्या चीज लेके आते हैं, कंफर्मेशनल चेंजेस। अगर कंफर्मेशन ऐसी कंफर्मेशन है कि उस कंफर्मेशनल चेंज के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो उस इफेक्टर को आप एक्टिवेटर कहोगे, ठीक है। और अगर आपके पास मॉड्यूलेटर ऐसा चेंज लेके आता है कंफर्मेशन में कि कंफर्मेशन चेंज होने के बाद आपका एंजाइम सबस्ट्रेट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो इस केस में उस इफेक्टर को आप क्या कहोगे, नेगेटिव इफेक्टर। और इसको आप यहाँ पे इस चीज से भी विटनेस कर सकते हो, जो कि मैंने कुछ हद तक आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर भी दिया कि यू हैव टू डिफरेंट मैकेनिज्म। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज रिप्रेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, जिसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि प्रीवियसली इन द एक्सेस ऑफ रिप्रेसर और इनहिबिटर मॉलिक्यूल आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता था, उसकी बाइंडिंग साइड बिल्कुल कंप्लीमेंट्री थी, सबस्ट्रेट बाइंड करता था, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही। लेकिन जैसे ही उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो देयर इज अ मॉलिक्यूल रिप्रेसर और इनहिबिटर
जो कि इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके बाइंड करेगा एंड द बाइंडिंग ऑफ दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल टू द एलोस्टेरिक साइट विल ब्रिंग अबाउट अ कंफर्मेशनल चेंज। और इस कंफर्मेशनल चेंज की वजह से आप अब देखते हो कि आपकी ये जो पॉकेट है, जो बाइंडिंग साइट है, वो सबस्ट्रेट के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर और इनहिबिटर मॉलिक्यूल आपकी कैटालिसिस नहीं हो, ठीक है। एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। इसमें आप ये देखते हो कि यू हैव अ एंजाइम मॉलिक्यूल, अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी कैटालिसिस नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? बिकॉज योर सबस्ट्रेट इज टू लूज। उसकी बाइंडिंग साइट या पॉकेट के अंदर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो वहां पे फिट ही नहीं हो रहा। तो जैसे ही एक्टिवेटर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा, एक्टिवेटर की प्रेजेंस में आपकी एक्टिव साइट प्रॉपर शेप को अडॉप्ट करेगी, जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक एंजाइम को रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए भी किसी किस्म के जो है वो इफेक्टर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, और रिएक्शन को ब्लॉक कराने के लिए भी वहां पे किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट जरूर। तो आपके पास जो पहला मैकेनिज्म था किसी एंजाइम की रेगुलेशन को किसी एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए, जो पहला मैकेनिज्म है, दिस इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन या एलोस्टेरिक मैकेनिज्म। अब सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं कि सेकंड मैकेनिज्म में आपके पास एंजाइम को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। सो सेकंड मैकेनिज्म इज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में जैसे आप लोग अभी ग्लाइकोलाइसिस पे जब असाइनमेंट पे काम करना शुरू करोगे, तो वहां पे आप ये चीज डिस्कस करोगे, देखोगे आगे बायोकेमिस्ट्री 2 में भी ऑब्जर्व करोगे कि विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम आपके ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस या तो किसी पाथवे की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर किसी साइकिल की फॉर्म में जो है वो मल्टीपल एंजाइम्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती है। लाइक आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले सकते हो कि आप लोगों ने भी ग्लाइकोलाइसिस का अगर पाथवे आप लोगों के माइंड में हो, तो इसमें आपके पास पहला मॉलिक्यूल जो एंटर होता है इस पाथवे के अंदर, दिस इज ग्लूकोज, जो कि हेक्सोकाइनेज की मदद से किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेक्सोकाइनेज, ठीक है। लेकिन यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती है, एंड दिस एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक ही एंजाइम की जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रही है। तो विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपके पास जो है वो मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रेजेंट है, कोई भी पाथवे है, कोई हाइपोथेटिकल पाथवे है जिसमें 3 एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, एंजाइम 1 के ऊपर जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, देन दिस प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम 2, एंजाइम 2 इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और दिस प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम 3। तो अगर आपके पास जो है उस पूरे के पूरे पाथवे की जो एंड प्रोडक्ट है, उस एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाए, जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस में बात कर रहे हो कि ग्लूकोज से पायरोवेट का जो बनना है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाए, या ओवरऑल आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो तो ग्लूकोज से एटीपी की जो फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो एटीपी या पायरोवेट है ये एंड प्रोडक्ट है ना किसी पाथवे की, या किसी जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर कैटाबोलिक एनाबोलिक पाथवे के जो है वो एंड प्रोडक्ट है। तो ये एज अ मॉड्यूलेटर एक्ट कर सकते हैं, ये जाके इस पाथवे के जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, उनको बता सकते हैं कि इस टाइम मेरी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मजीद पायरोवेट या मजीद एटीपी बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेशन होगी उसी मैकेनिज्म के थ्रू, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ही जाके मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा और एंजाइम के अंदर कंफर्मेशन चेंज लेके आएगा। लेकिन बिकॉज इस केस में एक प्रोडक्ट की वजह से पूरा पाथवे ब्लॉक हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा बल्कि पूरा पाथवे इफेक्ट हो रहा है, तो इस तरह के इनहिबिशन को आप क्या कहते हो? फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, जिसमें आपके पूरे पाथवे का जो एंड आउटकम है वो एंड प्रोडक्ट आपके पास एक्चुअली जो है वो डिसाइड करती है कि क्या केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में आप ऐसा देख रहे हो कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट एक्चुअली इनहिबिटर के तौर पे भी एक्ट कर रही है, वो फाइनल प्रोडक्ट डिक्टेट कर रही है एंजाइम्स को कि क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इस मैकेनिज्म को आप फीडबैक इनहिबिशन कहोगे, ठीक है। तो सेकंड मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप किसी एंजाइम को रेगुलेट कर सकते हो, बल्कि किसी पाथवे को रेगुलेट कर सकते हो, वो आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कोवलेंट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम।
आप लोगों को याद होगा जब मैंने अमाइनो एसिड्स पढ़ाए थे आप लोगों को, तो उधर मैंने 3 अमाइनो एसिड्स आप लोगों के सामने स्पेसिफिकली डिस्कस किए थे, सीरीन, टायरोसिन और थ्रियोनिन। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में एडिशनल हाइड्रोक्साइल, बल्कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और मैंने आपसे कहा था कि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये एंजाइम्स की रेगुलेशन में यूज होता है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को देखने लगे हैं कि किस तरह से आपके एंजाइम्स को आप कोवलेंट रेगुलेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, इफेक्ट कर सकते हो, उनकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवेज में आपके पास जो ज्यादातर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसमें एक मैकेनिज्म है एलोस्टेरिक रेगुलेशन का, दूसरा मैकेनिज्म है कोवलेंट रेगुलेशन का। तो पहले आप लोगों को कोवलेंट रेगुलेशन क्लियर होनी चाहिए कि कोवलेंट रेगुलेशन किसे कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने एलोस्टेरिक रेगुलेशन में इस चीज को डिस्कस किया है कि ये रेगुलेशन की वो टाइप है जिसमें एंजाइम के पास एक एडिशनल साइट होती है जहां पे आके कोई मॉड्यूलेटर बाइंड करता है और वो एंजाइम की शेप को चेंज करता है। ठीक है, इस साइट को हम कहते हैं कि दिस इज एलोस्टेरिक साइट। कोवलेंट रेगुलेशन आपके पास जो है उसमें इस साइट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई मॉलिक्यूल आएगा और बाद में इसकी शेप चेंज कर देगा और वो एक्टिवेटर या इनहिबिटर दोनों तरह से हो सकता है। कोवलेंट रेगुलेशन में क्या होता है कि आपके एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स इन नेचर है। लाइक अगर मैं यहाँ पे किसी एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट मीन्स इसके अंदर मल्टीपल अमाइनो एसिड हैं, 1 2 3 मल्टीपल पोजिशन पे अमाइनो एसिड हैं। उन अमाइनो एसिड में अगर आपके पास किसी जगह पे सीरीन है तो इसका मतलब है आपकी साइड चेन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। किसी जगह पे सिस्टीन है तो इसका मतलब है आपकी साइड चेन में थायरोल ग्रुप है। किसी जगह पे अगर आपके पास स्पार्टिक एसिड है तो इसका मतलब है आपकी साइड चेन में एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास एंजाइम्स प्रोटीन्स इन नेचर है और प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड हैं उनकी साइड चेन्स में मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपके ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, खास तौर पे वो अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, इनके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ठीक है, इनके ऊपर किस चीज की आके अटैचमेंट होती है, फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होती है। और ये फॉस्फेट ग्रुप जब यहाँ पे आके अटैच होगा, इसको सब्सटीट्यूट करेगा तो ऑब्वियसली ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि सम टाइम आपके जो एंजाइम है, इन एंजाइम्स में जो अमाइनो एसिड है, उन अमाइनो एसिड साइड चेन्स के ऊपर कोई ग्रुप आके कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है। वो ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है और कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। अब इस ग्रुप की कोवलेंट अटैचमेंट के बाद अगेन आपके एंजाइम के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स में भी कंफर्मेशनल चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वहां पे कंफर्मेशनल चेंजेस तब आते थे जब आपकी एक एडिशनल बाइंडिंग साइट के ऊपर कोई मॉड्यूलेटर आके अटैच होता है। यहाँ पे भी आप कंफर्मेशनल चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एडिशनल बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये कंफर्मेशनल चेंजेस किसी मॉलिक्यूल, किसी ग्रुप की कोवलेंटली अटैच होने की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, और अगेन अगर वो कंफर्मेशन चेंजेस ऐसे चेंजेस हुए कि वो सबस्ट्रेट के लिए जो बाइंडिंग है उसको ज्यादा आइडियल करेंगे, यानी बाइंडिंग साइट को इस शेप में लेके आएंगे कि वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा आइडियली बाइंड करे, तो ये मॉडिफिकेशन इंजाइम को क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। और अगर आप यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा लो सपोज, और फॉस्फेट ग्रुप की एक्शंस में आपके इंजाइम की ये शेप आ रही है कि वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में या फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट के बाद आपका एंजाइम एक्टिव है। जब फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में आपका एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव होगा। सो आपके पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अलावा समटाइम्स कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप या कोवलेंट रेगुलेशन भी एंजाइम की शेप को चेंज करती है। तो आप कह सकते हो कि कोवलेंट रेगुलेशन भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। मैम ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ। एक एंजाइम हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इस चीज को क्लियर कर लें कि यस, वाकई बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में एक्टिव है और फॉस्फेट ग्रुप की एब्सेंस में इनएक्टिव है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बट इट डजंट मीन कि हमेशा फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट के बाद एंजाइम एक्टिव होगा या फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के बाद एंजाइम जो है वो एक्टिव होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके एंजाइम किस्म का कंफर्मेशनल चेंज रहता है। देयर आर मेनी एंजाइम्स जिनसे फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट के बाद वो इनहिबिट हो जाते हैं, एंड वी हैव एंजाइम्स जो कि फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट के बाद एक्टिव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं।
जो कि एंजाइम टू एंजाइम क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो यहाँ पे एक आप लोगों के पास एग्जांपल है और इस एग्जांपल को आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करोगे, ठीक है। सपोज आपके पास एक एंजाइम है एंड दिस एंजाइम इज पीडीएच कॉम्प्लेक्स। ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट होता है, पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अभी जो मैं एंजाइम की एग्जांपल आपको देने लगी, ये ऐसा एंजाइम है जो कि पायरोवेट को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पीडीएच कॉम्प्लेक्स या पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन क्या है, ये पायरोवेट को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ताकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें एंटर हो सके, टीसीए साइकिल में, ठीक है। तो अब आप थोड़ा लॉजिकली देखिएगा कि आपकी बॉडी में सपोज स्टारवेशन कंडीशन है, स्टारवेशन कंडीशन में आपकी बॉडी में एटीपी की अमाउंट बहुत कम होती है। इट मीन्स कि स्टारवेशन कंडीशन में आपका ये जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करे, एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल से एनएडी और एफएडीएच2 बनाए, और फाइनली जो टीसीए साइकिल से बनने वाले आपके इंटरमीडिएट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या चीज बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। बिकॉज अगर टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना हुई तो खाली ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक ग्लूकोज को यूज करते हुए कितने एटीपी बनाती है, सिंपली 2 एटीपी। जबकि कंप्लीट ग्लूकोज की अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उससे आपके पास जो है वो 30 या 32 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल है ना कि इस कंडीशन में, स्टारवेशन कंडीशन में पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो और टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चले, ताकि आपके पास जो एटीपी है उसकी ज्यादा क्वांटिटी बन सके। तो स्टारवेशन कंडीशन में पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिव होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप वेल फेड स्टेट की बात करते हो, वेल फेड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी में ऑलरेडी काफी सारी क्वांटिटी में एटीपी प्रेजेंट है। अगर एटीपी ऑलरेडी काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि अब पीडीएच कॉम्प्लेक्स को मजीद एक्टिव होने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस पायरोवेट को एटीपी बनाने की बजाय किसी और पाथवे में यूज हो जाना चाहिए, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी एटीपी का पूल बहुत ज्यादा है, काफी क्वांटिटी में एटीपी प्रेजेंट है। अगर मजीद एटीपी बना तो वो सेल को उसकी जरूरत नहीं है, तो बजाय इसके कि एटीपी फॉर्मेशन हो, पायरोवेट को किसी दूसरे पाथवे में यूज हो जाना चाहिए। तो इस केस में वेल फेड स्टेट में पीडीएच कॉम्प्लेक्स को क्या होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ 2 प्रोटीन्स एसोसिएट होती हैं, जिसमें से एक प्रोटीन है काइनेज और दूसरी प्रोटीन है फॉस्फेटेज, ठीक है। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर को फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को एक डोनर, जैसे हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल आप ले लो। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी डोनर से फॉस्फेट ग्रुप उठाते हैं, जैसे आप यहाँ पे डोनर अगर एटीपी को लेते हो जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो काइनेज क्या करते हैं, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप उठाएंगे और वो किसी एक्सेप्टर को ट्रांसफर कर देंगे। वो एक्सेप्टर पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है। और फॉस्फेटेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर में लगे हुए फॉस्फेट ग्रुप को वहां से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स किस तरह से एक्टिव होता है। ये आपके पास पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। सपोज आपके पास वेल फेड स्टेट है। वेल फेड स्टेट मीन्स कि आपकी बॉडी में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट है। जब काफी सारा एटीपी प्रेजेंट है तो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट होना चाहिए, और ये इनहिबिट होगा कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एटीपी। ये जो काइनेज प्रोटीन इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट होती है, ये काइनेज प्रोटीन एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल के उस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देती है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से। और ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके ऊपर जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जब ये फॉस्फोराइलेट होता है, तो इस केस में ये एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इट मीन्स कि हाई अमाउंट ऑफ एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप काइनेज के थ्रू पीडीएच कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफर करके इस एंजाइम को क्या कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। अब सपोज आपके पास जो है वो स्टारवेशन कंडीशन आई। स्टारवेशन कंडीशन में एटीपी की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, एटीपी की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई। तो इस केस में ये जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ था, ये फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेटेज की मदद से यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एंजाइम वापस अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा।
इट मीन्स कि ये दोबारा से जो है वो पायरोवेट को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ बॉडी या कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी या एडीपी मॉलिक्यूल, आपके डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो कोवलेंटली एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोवलेंट रेगुलेशन का मैकेनिज्म है कि जब जिस एंजाइम की जरूरत है उसको एक्टिव करवा लिया जाए और जिस एंजाइम की जरूरत नहीं है उसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मैंने फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू आप लोगों के सामने जो है एक एग्जांपल रखी है और मैंने ये कहा है कि ये चीज भी माइंड में रखिएगा कि हमेशा फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट से एंजाइम इनएक्टिव नहीं होगा, बल्कि वी हैव मल्टीपल एंजाइम्स जो कि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के एंजाइम्स आप इधर देखो। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन वाले एंजाइम्स आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में जो है वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और जब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो तब क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। तो फॉस्फोराइलेशन के अलावा वी हैव मल्टीपल अदर मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन जो कि एंजाइम को इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। आप उसको फॉस्फोराइलेशन से भी एक्टिव कर सकते हो, आप उसको एडिनाइलेशन से भी एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, एडिनाइलेट ग्रुप आपके पास एएमपी ग्रुप होता है जिसमें आपके पास एडेनिन बेस होती है जो कि अटैच होती है विद द राइबोज शुगर कार्बन नंबर 1, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे आपके पास एक ही फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। तो ये वाला ग्रुप जो है एएमपी, इसको आप एडिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। आप किसी एंजाइम को कोवलेंटली मॉडिफाई कर सकते हो फॉस्फोराइलेशन से, एडिनाइलेशन से, उसमें यूरिडीन ग्रुप भी अटैच करवा सकते हो जिसमें यूडीपी आ सकता है, यूएमपी आ सकता है। ठीक है, और आप उसमें एडीपी राइबोज ग्रुप भी अटैच करवा सकते हो, या मिथाइलेशन के थ्रू भी आप एंजाइम की क्या कर सकते हो, एक्टिवेशन या इनहिबिशन कर सकते हो। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन में सिर्फ ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि किसी ग्रुप की कोवलेंट अटैचमेंट होगी और कोवलेंट अटैचमेंट के बाद उसमें आने वाले कंफर्मेशनल चेंजेस एंजाइम को एक्टिव या इनहिबिट करें। तो हमने 3 डिफरेंट जो है वो मोड्स ऑफ एंजाइम रेगुलेशन उनको डिस्कस किया है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जो एंजाइम इनहिबिट होते हैं वो इनहिबिशन क्या परमानेंट इनहिबिशन होगी या टेम्परेरी इनहिबिशन होगी। तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। समटाइम्स आपके कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबली इनहिबिट होते हैं। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि रिवर्सिबल इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसमें आपका मॉलिक्यूल कुछ टाइम के लिए इनहिबिट होता है। सपोज यू हैव एन एंजाइम मॉलिक्यूल और ये एंजाइम मॉलिक्यूल जो है एलोस्टेरिक एंजाइम है अगर, तो यहाँ पे आपके पास जितने टाइम तक इनहिबिटर अटैच है ये एंजाइम को इनहिबिट करेगा, बट जैसे ही आपका ये इनहिबिटर रिलीज होगा एंजाइम वापस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव सम टाइप्स ऑफ इनहिबिटर जो कि एंजाइम के साथ रिवर्सिबली अटैच होते हैं, कुछ टाइम के लिए अटैच होते हैं, उसके बाद एंजाइम की उस रेगुलेटरी साइट को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। एक्चुअली ये किन कंडीशंस को लीव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन। सपोज अगर यहाँ पे आपके पास इनहिबिटर है, एटीपी मॉलिक्यूल इनहिबिटर है, सपोज ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स और एटीपी मॉलिक्यूल इसको इनहिबिट कर रहा है, तो एटीपी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जब तक सेल के अंदर ज्यादा रहेगी तब तक ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता जाएगा, लेकिन जैसे ही एटीपी की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी ये मॉड्यूलेटर यहाँ पे इस एलोस्टेरिक साइट से बाहर निकल आएगा। यानी आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें आपका मॉड्यूलेटर परमानेंटली एंजाइम की रेगुलेटरी साइट के साथ अटैच नहीं रहता, बल्कि एंजाइम और इनहिबिटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वीक इंटरेक्शन, या आप इसे कह लो रिवर्सिबल इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन को एंजाइम जो है वो क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, यानी एंजाइम वापस रीजनरेट भी हो सकता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, बट वी हैव अ सेकंड टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसमें अगर कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट किया, नॉर्मली जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड नहीं करते, ये एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और ये एक्टिव साइट पे परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं। इस तरह से बाइंड करते हैं कि बाद में ये एक्टिव साइट को कभी भी जो है वो फ्री नहीं करते, और इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एक्टिव साइट के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और उस एफिनिटी को सबस्ट्रेट भी रिड्यूस नहीं कर सकती। इसमें आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो पॉइजन की आती है, जिसमें स्नेक का जो विनोम है इट इज अ बेस्ट एग्जांपल। ठीक है,
तो जितने भी आपके पास पॉइजन मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें स्नेक विनोम भी आ जाता है, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके एंजाइम्स के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखते हैं और ये एसोसिएशन कभी भी ब्रेक नहीं होती। दैट्स व्हाई अगर आप इनकी माइन्यूट सी क्वांटिटी का भी इंटेक करते हो तो अल्टीमेट रिजल्ट उसका डेथ होता है, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम को कभी फ्री नहीं करेंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट को कभी ये जो है वो वहां से रिमूव नहीं होंगे और एंजाइम कभी भी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। So we have two different types of inhibition, reversible as well as irreversible inhibition. Okay. इस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन या इन मैकेनिज्म की बेस पे हम इनहिबिटर्स को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हमने एंजाइम की इनहिबिशन कितने तरीकों से होती है, कितने मेथड्स हैं, उनको डिस्कस किया कि हम एंजाइम को एलोस्टेरिक वे से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोवलेंट मॉडिफिकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, फीडबैक मॉडिफिकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनहिबिटर मॉलिक्यूल कि इनहिबिटर जो है वो किस नेचर के होते हैं, क्या वो जो है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। सो डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू दी 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। सो वन बाय वन इन इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं। सो पहली जो आपके पास टाइप है इनहिबिटर्स की, ये कंपेटिटिव इनहिबिटर्स है और जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि दीज इनहिबिटर्स आर गोइंग टू कम्पीट विद अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट कहूँ, ठीक है। तो ये कम्पीट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ और एक्चुअली वो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, वो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। So suppose you have a enzyme having a binding site for substrate, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो सबस्ट्रेट अवेलेबल है। दिस इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि कंपैटिबल है और ये एंजाइम के साथ बाइंड कर सकती है। लेकिन इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर भी आपके पास इधर क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज इनहिबिटर मॉलिक्यूल। ये आपके पास सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनकी जो शेप है, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से। इन पॉइंट को साथ साथ नोट करते जाएं कि इनको हम कंपेटिटिव इनहिबिटर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये सबस्ट्रेट जैसे हैं एंड वी ऑल नो कि कंपटीशन हमेशा एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है ना। तो यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक जैसे हैं, इन टर्म्स ऑफ शेप भी ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जिनके थ्रू ये एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे उसमें भी ये जो है वो सिमिलैरिटी शो करेंगे। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में इनहिबिटर अपने जो है वो सिमिलर मॉलिक्यूल यानी सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, कंपीट करता है बिकॉज इसकी शेप भी वैसी ही है जैसी सबस्ट्रेट की शेप है। एक तो ये रीजन होगी कंपीट करने की कि दोनों की शेप सेम है और दूसरी रीजन आपके पास यहाँ पे ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही साइड पे बाइंड करना जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इनहिबिटर भी उसी बाइंडिंग साइट को अप्रोच करना चाह रहा है, वही बाइंड करना चाह रहा है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करती थी। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की दोनों मॉलिक्यूल्स का टारगेट है, ठीक है। दोनों की शेप भी सेम है, दोनों की जो साइट है जहाँ पे ये बाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको ये टारगेट करना चाह रहे हैं, वो भी सेम है। तो एंजाइम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि वो इनहिबिटर को बाइंड करे या सबस्ट्रेट को बाइंड करे बिकॉज एंजाइम को तो नहीं पता है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट नहीं है, ये इनहिबिटर है, ठीक है। तो इस केस में एंजाइम उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा जिसकी इस एंजाइम के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम इनहिबिटर्स की एफिनिटी सबस्ट्रेट के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल आपका ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट के ऊपर सबस्ट्रेट की बजाय कौन सा मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा, इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और ये एंजाइम को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जी तो मैम। यहाँ पे आपके पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं बनेगा। इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के चांसेस को बहुत मिनिमाइज कर देगा। अब बच्चों एक ऐसा पॉइंट जो कि इसके बाद आप किसी दूसरे इनहिबिटर में इस पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं करोगे और वो ये है कि दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी रिवर्स। इस इनहिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है यानी इनहिबिटर के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। और किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन रिएक्शन मिक्सचर।
सपोज आपके पास इसी केमिकल रिएक्शन में प्रीवियसली एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था और एक ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट थी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ तो इस टाइम आपके पास केमिकल रिएक्शन में सपोज ये है सबस्ट्रेट और यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल है इनहिबिटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब इक्विमोलर कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की, तो इनहिबिटर की एफिनिटी ज्यादा थी और इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दिया, ठीक है। उस केस में तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के चांसेस कम थे, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन मिक्सचर में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, यानी आपके पास अब इक्विमोलर कंसंट्रेशन नहीं है बल्कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में यू हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो आपके पास चांसेस हैं कि एंजाइम इनहिबिटर की बजाय किस चीज को बाइंड करे, सबस्ट्रेट को बाइंड करे। क्यों? क्योंकि एक अगर इनहिबिटर है और उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा है तो यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ एंजाइम एंड इनहिबिटर वो कम है। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो आप प्रोबेबिलिटी अगर चेक करो तो 20% प्रोबेबिलिटी है कि इनहिबिटर बाइंड करेगा, 20% प्रोबेबिलिटी है कि ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगी और इसी तरह से 20% प्रोबेबिलिटी आपके पास बाकी सबस्ट्रेट की भी है। तो कलेक्टिवली आपके पास 80% चांसेस हैं कि एंजाइम की बाइंडिंग साइट के ऊपर सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगी। इनहिबिटर की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो एक सबस्ट्रेट के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट को कंपीट करना इस इनहिबिटर के लिए कुछ हद तक मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसमें आप इनहिबिटर के इफेक्ट को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, बढ़ा दो। और क्यों मिनिमाइज कर सकते हो? बिकॉज आपका इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक ही साइड पे बाइंड करते हैं। अगर आपकी बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके सबस्ट्रेट बाइंड कर गई तो फिर इनहिबिटर के पास कोई ऐसी साइट अवेलेबल नहीं है जहां पे जाके वो बाइंड करेगा, तो इनहिबिटर का इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इसमें आप इस तरह की जो काइनेटिक्स है इसको देख सकते हो कि यू हैव एन एंजाइम और आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलर इनहिबिटर है। अब यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास फ्री एंजाइम के पास पॉसिबिलिटी है कि वो सबस्ट्रेट को भी बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर को भी बाइंड कर सकता है। बट वंस आपका एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस केस में आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसी तरह से अगर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर डिसाइड करेगा कि क्या एंजाइमेटिक रिएक्शन इनहिबिट होना है या नहीं होना। और मोस्ट ऑफ द जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हम डिजाइन करते हैं वो ड्रग्स कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, यानी जब हम उसकी डोज लेते हैं तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को ब्लॉक कर देती है। आप लोगों को याद होगा कोलेस्ट्रॉल का जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली ड्रग स्टैटिन, ठीक है। तो उनकी डेली डोजेज इसीलिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि वो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो आप एक खास ड्यूरेशन तक वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं और उसके बाद जो है उसकी एक्टिविटी को रीस्टोर कर दिया जाता है, बिकॉज अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अवेलेबल हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा कि इस केस में इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिटर्स हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। और ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि compete नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ। और क्यों compete नहीं करते? बिकॉज इस केस में आपके इनहिबिटर मॉलिक्यूल को एक एडिशनल साइट अवेलेबल है जहां पे जाके उसने बाइंड करना है। तो ये इनहिबिटर्स जस्ट लाइक द एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, जैसे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स में आपके पास यहाँ पे जो है वो एंजाइम के पास एक एडिशनल साइट होती है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं, दिस नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स विल टारगेट द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को सेट नहीं करेंगे। तो अगर ये एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेंगे तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि सबस्ट्रेट का क्या स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है या नहीं बाइंड करना, ठीक है। ये इनहिबिटर एंजाइम की इस साइट के साथ बाइंड करेंगे और बाइंडिंग के बाद एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज ला के एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। दिस इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसको आप जिसके ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर भी देते हैं
तो एंजाइम इनहिबिट ही रहेगा, बिकॉज इस केस में इनहिबिटर एक एडिशनल साइट के ऊपर जाके बाइंड कर रहा है, वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। वो उस एडिशनल साइट को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक इस इनहिबिटर की जो प्रोडक्शन है या इसकी अपनी कंसंट्रेशन जो है वो कम ना हो, ठीक है। प्रीवियस केस में हमने ऑब्जर्व किया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम क्या होता था, वो इनहिबिटर को यहाँ से रिलीज कर देता था। लाइक आप यहाँ पे अगर देखते थे, तो इस केस में अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके पास सबस्ट्रेट के प्रेजेंट होंगे, तो इनहिबिटर इस बाइंडिंग साइट से निकल आएगा और यहाँ पे आके क्या चीज अटैच हो जाएगी, सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके पास इनहिबिटर है, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट अलग है और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट अलग है। तो आप कह सकते हो कि दीज इनहिबिटर्स आर नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, इनके ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड आपके पास है अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स में किस चीज का डिफरेंस है, पहले इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं और उसके बाद इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करते हैं। बच्चों अभी आप लोगों ने एक चीज डिस्कस की है कि नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में जो इनहिबिटर्स हैं उनको बाइंड करने के लिए एक एडिशनल साइट अवेलेबल होती है। सेम इज ट्रू फॉर अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स में भी आपके पास में इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, उनको एक एडिशनल साइट अवेलेबल होती है। लाइक यहाँ पे आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इनहिबिटर की प्रेजेंस में प्रीवियस में एंजाइम सबस्ट्रेट को रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन इनहिबिटर की प्रेजेंस में आपके पास जो एंजाइम है उसकी सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कंपैरेटिवली क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, ये आपने नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर को डिस्कस करते हुए देखी थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स के अलावा कुछ और इनहिबिटर्स भी होते हैं जिनको हम अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनके पास दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हमेशा फ्री एंजाइम के साथ जाके बाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो यस, जो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ये नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स यहाँ पे आपने ये चीज देखी, लेकिन अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। और अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स एक ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास फोर्स ये एक एंजाइम है और ये आपके पास एलोस्टेरिक साइट है, लेकिन ये जो एलोस्टेरिक साइट है ये एक्सपोज्ड नहीं है, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है बट इनहिबिटर उस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर पा रहा बिकॉज ये एक्सपोज नहीं है। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के बाद आने वाले कंफर्मेशन चेंजेस इसकी ये जो एलोस्टेरिक साइट है इसको क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। तो एंजाइम इस केस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ आपका इनहिबिटर आके क्या करेगा, बाइंड करेगा और एंजाइम इस केस में क्या करेगा, कैटालिसिस को रोक देगा। तो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर में आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो फ्री एंजाइम के साथ भी अटैच हो सकता है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी जाके टारगेट कर सकता है। लेकिन अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें आपका इनहिबिटर हमेशा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड होता है। लाइक यू कैन सी हियर कि आपके पास जब एंजाइम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था तो फ्री फॉर्म में इनहिबिटर मॉलिक्यूल ने जाके उसको टारगेट नहीं किया अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर ने, ठीक है। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया उसमें आने वाले कंफर्मेशन चेंजेस ने इनहिबिटर की साइट को एक्सपोज कर दिया और इस केस में आपका जो इनहिबिटर है वो जाके अटैच करेगा और अटैच होगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर और वो प्रोडक्ट नहीं बनने देगा बल्कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। फाइनल जो इनहिबिटर्स की टाइप है वो मिक्स्ड इनहिबिटर्स है और मिक्स्ड इनहिबिटर नॉर्मली नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर जैसे ही है, ठीक है। अभी आप लोगों ने कंपेटिटिव इनहिबिटर्स पढ़े, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में आपने ये देखा, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर दूं ताकि चीजें कंफ्यूज ना हो, कंपेटिटिव इनहिबिटर में आपने ये देखा कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का जो और ये दोनों एक ही साइड के ऊपर जाके क्या करते हैं, एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस चीज को आप इस तरह से देख सकते हैं और ये इनहिबिशन की वो टाइप है जिसमें आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इस इनहिबिशन को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। ये आपके पास कौन सी टाइप है, कंपेटिटिव इनहिबिशन। दूसरी आपके पास है
नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपके पास एक फ्री एंजाइम है और उस एंजाइम में एक एडिशनल साइट प्रेजेंट है जिसको आप क्या कहते हो, एलोस्टेरिक साइट। आपके पास इनहिबिटर यहाँ पे आके बाइंड करता है और ये इनहिबिटर क्या करता है, सबस्ट्रेट के लिए इस एंजाइम की एफिनिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, वो शेप में चेंज लेके आएगा। तो आपके पास इस इनहिबिटर की प्रेजेंस में एंजाइम क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे उस इनहिबिटर की बाइंडिंग एक्टिव साइट पे नहीं होगी, ठीक है। ये इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है और दूसरी तरफ आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है, सपोज यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, दूसरा सिनेरियो आपके पास एक ऐसा सिनेरियो जिसमें फ्री एंजाइम है, ठीक है। तो ये फ्री एंजाइम को भी टारगेट करके उसकी शेप को चेंज कर सकता है। यहाँ पे आप देखोगे कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं है लेकिन फिर भी उसकी शेप चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह की इनहिबिशन को आप क्या कहते हो, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, जिसमें आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो कंपीट नहीं कर रहा। और क्यों कंपीट नहीं कर रहा, बिकॉज उसके पास अपनी एक एडिशनल बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट कर सकता है, फ्री एंजाइम को भी टारगेट कर सकता है। थर्ड, मैंने आपके सामने एक ऐसी टाइप डिस्कस की है जिसमें आपका दोबारा से इनहिबिटर कंपीट नहीं करेगा, इसको आप कहते हो अनकंपेटिटिव इनहिबिटर। इसमें भी इनहिबिटर के पास एक एडिशनल बाइंडिंग साइट अवेलेबल है बट दिस बाइंडिंग साइट इज नॉट एक्सपोज। फ्री एंजाइम में अगर आप देखो तो आपके पास ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है, उस तरह से प्रॉपर शेप में नहीं है, तो एंजाइम इनहिबिटर को बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के बाद आपकी ये जो शेप है ये इस तरह से चेंज होगी कि अब एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे इनहिबिटर को बाइंड करवा लेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये इनहिबिटर के लिए ज्यादा आप कह लो कि फेवरेबल है बिकॉज इस केस में उसकी बाइंडिंग साइड ज्यादा एक्सपोज है। तो सबस्ट्रेट बेशक अटैच हो रही है इस केस में लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। ये तीन टाइप्स माइंड में रखिएगा। और अब फोर्थ टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस टाइप इज मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन आपके पास नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन की तरह की है। इसमें भी आपका जो इनहिबिटर है वो बाइंड करता है फ्री एंजाइम के साथ भी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मिक्स्ड इनहिबिटर में आपका जब एंजाइम बाइंड करता है, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड करता है सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ या सिंपल एंजाइम के साथ, तो यहाँ पे आप प्रीवियसली देखते थे कि कंफर्मेशन चेंजेस होते थे। जैसे ही आपके इनहिबिटर मॉलिक्यूल ने बाइंड किया एंजाइम के साथ तो उसके बाद वो आपके जो है वो एंजाइम की शेप को चेंज करता था और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता था। लेकिन मिक्स्ड इनहिबिशन में आप ये देखोगे कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। सबस्ट्रेट की बाइंडिंग पे किसी किस्म का जो है वो इफेक्ट नहीं होगा बल्कि केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, कैटालिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है कि आपके पास जो मिक्स्ड इनहिबिशन है उसमें फ्री एंजाइम भी बाइंड कर सकता है इनहिबिटर के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी रखता है, उसको बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर के लिए एफिनिटी रखता है और उसको बाइंड करता है। लेकिन जब आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। और वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है कि इनहिबिटर ने कुछ कैटालिटिकली इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज को जो है वो अपने साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इंगेज कर लिया और वो कैटालिटिकली इंपॉर्टेंट रेसिड्यूज अब अवेलेबल नहीं है कि वो सबस्ट्रेट या स्ट्रक्चर को चेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो आपका बेशक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगी लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आप लोगों के सामने इरिवर्सिबल इनहिबिशन की जो है वो एक एग्जांपल दी हुई है कि दिस इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसमें आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इसको सबस्ट्रेट भी रिप्लेस नहीं करते। प्रीवियसली आपने सिर्फ एक ही ऐसा इनहिबिटर देखा ना जो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को टारगेट करता है या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ जाके बाइंड करता है, वो इनहिबिटर कंपेटिटिव इनहिबिटर। और वहां पे आपने इस चीज को विटनेस किया था कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते थे आपकी जो इनहिबिशन है वो रिवर्स हो जाती थी। यहाँ पे भी आपका इनहिबिटर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे ही बाइंड कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सबस्ट्रेट इनहिबिटर को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज अ परमानेंट एसोसिएशन बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर जिसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल।